नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पार्थ एकेडमी में। मैं आपका दोस्त अरुण यादव आपके बीच में आज आ चुका हूं एक बहुत ही धमाकेदार क्लास के साथ। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि मैं इस श्रृंखला में आपको साइंस से जुड़े हुए महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं। अभी तक हम 36 टॉपिक को पढ़ चुके हैं, 36 प्रैक्टिस क्लास। आज मैं 37 लेकर आपके बीच में आया हूं, वही 15 क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम्स के लिए। दोस्तों, बहुत ही कम दिन आपके एग्जाम्स में बचे हुए हैं, बहुत कम दिन से ऐसे, और इन कम दिनों में आप लोगों को अपने दिमाग को बिल्कुल पॉजिटिव रखना है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी चलते रहना है और रिवीजन पर विशेष ध्यान दें। मैं आपसे बोलूंगा कि आप नए कंटेंट की तरफ फोकस ना करें और जो आपने अभी तक पढ़ा है इन बीते कुछ महीनों में, उस कंटेंट पर पूरा पूरा आप फोकस करें। क्योंकि आप नए की तलाश में क्या करेंगे दोस्तों, पुराना भी छोड़ देंगे और पुराने कंटेंट से आप लोगों की एग्जाम्स काफी जल्दी बनेगी। तो मैं चाहूंगा कि आप रिवीजन पर बहुत अच्छे से फोकस करें, ज्यादा से ज्यादा समय आप रिवीजन पर ही लगाएं, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि वेस्ट करने के लिए हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं 40 क्लासेस कैसे भी करके कंप्लीट करवाऊंगा, तो आज मैं 37 प्रैक्टिस सेट के साथ आपके बीच में खड़ा हूं। तो चलिए कॉपी निकालिए और मेरे साथ में आज का सेशन एंजॉय करते हैं। हम लोग देखते हैं 15 क्वेश्चन क्या होने वाले हैं। तो क्लास शुरू होने के पहले आप इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ये क्लासेस धमाकेदार क्लास होगी दोस्तों। अंतिम क्षण में अगर सभी ने ये 40 मॉक टेस्ट पढ़ लिए तो वादा करता हूं साइंस से 15 क्वेश्चन से एक भी प्रश्न आप लोगों के बाहर नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि धमाकेदार ये कक्षा है और सभी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आप लोगों को इस श्रृंखला में करवाए। दोस्तों चलिए, तो फटाफट शेयर कर दीजिएगा और लाइक में कमी नहीं होनी चाहिए। तो आज का हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा प्रैक्टिस सेट 37 प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न आप लोगों के बीच में क्या होने वाला है, तो हम लोग देख रहे हैं। दोस्तों, हम लोग देखेंगे आज का फर्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजी से होने वाला है, और जो क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे उसी क्वेश्चंस को मैं लेकर आपके बीच में आया हूं। तो चलिए पहला प्रश्न हम समझ लेते हैं। सजीव पदार्थों का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डालिएगा हेडिंग और समझिए मेरे साथ इस क्वेश्चन को। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका स्टडी करने वाला जो साइंस का शाखा है, ये ब्रांच है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है एनाटॉमी, बायोलॉजी या जीव विज्ञान या एस्ट्रोलॉजी, और यहां पर देके रखा है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, चारों ऑप्शन है और चारों ऑप्शन के बारे में जिक्र आपसे किया जाना चाहिए। तो मैं सबसे पहले समझा देता हूं कि एनाटॉमी क्या होती है। नंबर 1, एनाटॉमी को हम लोग पढ़ेंगे कि इस एनाटॉमी में क्या होता है कि पौधों या जानवरों की आंतरिक भागों का अध्ययन किया जाता है, या आंतरिक भागों का जो अध्ययन किया जाएगा वो एनाटॉमी में किया जाएगा। इसी से जुड़ी हुई एक ब्रांच और है जो आपसे पूछी जा सकती है, मार्फोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मार्फोलॉजी, जिसे हम लोग हिंदी में अकारिकी के नाम से भी जानते हैं, तो अकारिकी के अंदर किसका अध्ययन किया जाएगा? तो मार्फोलॉजी में अध्ययन किया जाएगा पौधों की बाहरी संरचना का, आउटर स्ट्रक्चर का, स्टडी अबाउट आउटर स्ट्रक्चर, यानी बाहरी संरचना का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? तो आउटर स्ट्रक्चर का स्टडी हो जाएगा मॉर्फोलॉजी। वही एनाटॉमी की बात करें तो स्टडी अबाउट इंटरनल पार्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल, यानी पौधों के आंतरिक हिस्सों का या आंतरिक भागों का अध्ययन करना एनाटॉमी कहलाता है। ये दोनों ब्रांचेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग जीव विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान आप सभी ने पढ़ा है दोस्तों, सजीव पदार्थों का अध्ययन करना, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका स्टडी करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो खगोल विज्ञान, ध्यान दीजिएगा, यानी कि ग्रह उपग्रह से संबंधित। तो एस्ट्रोलॉजी खगोल विज्ञान का अध्ययन या खगोलीय पिंडों का अध्ययन करना एस्ट्रोलॉजी के नाम से कहलाया जाएगा। और एक्सोबायोलॉजी क्या होता है? तो एक्सोबायोलॉजी अगर यहाँ पर पूछे, एक्सोबायोलॉजी लिख दीजिएगा अपने नोट्स में। तो एक्सोबायोलॉजी यहाँ पृथ्वी के बाहर जीवन का अध्ययन करना एक्सोबायोलॉजी कहलाता है। तो एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, बायोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी। मैं आपको एक छोटा सा सजेशन दूंगा दोस्तों कि जितनी भी बायोलॉजी की ब्रांचेस है बहुत अच्छे से पढ़ ले, हर बार पेपर में यहां से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए पहला क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बडिंग ईस्ट क्या कहलाती है? बडिंग ईस्ट इनमें से क्या है? पहला ऑप्शन है कि प्राथमिक जीव प्रोटोजोआ, या प्राइमरी एनिमल या प्रोटोजोआ, या फिर इसको हम बोलेंगे बैक्टीरिया है, या फिर ये फफूंद है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये चार ऑप्शन आपके बीच में है और आपका क्वेश्चन है बडिंग ईस्ट। दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब आपको ईस्ट से देना होता है कि ईस्ट यहां पर क्या होगी। आपने यहां पर खमीर का नाम जरूर सुना होगा, खमीर या फिर फफूंद का नाम सुना होगा। खमीर क्या होते हैं? तो दोस्तों मैं आपको इसकी जानकारी देने वाला हूं। जितने भी बेकरी पर्पज में या बेकरी उद्योग में बनाने वाली जो सामग्रियां होती है उनको अपेक्षाकृत आकार में बड़ा और फुलाने के लिए, जैसे केक या ब्रेड को अपेक्षाकृत बड़ा या फुलाने के लिए
उनमें या तो हम बेकिंग सोडा डालते हैं या फिर उन्हें कवक के साथ उनका किण्वन या फर्मेंटेशन करवाया जाता है। तो एक ईस्ट है खमीर, जिसे हम लोग फफूंद भी कहते हैं। इसका उपयोग हम लोग उन पदार्थों को बेकरी उद्योग में पदार्थों को अपेक्षाकृत बड़ा करने या फुलाने में किया जाता है। तो यहाँ ईस्ट या खमीर हो जाएगा। ईस्ट की खोज किसने की थी? तो ईस्ट की खोज की गई थी ल्यूवेनहॉक के द्वारा, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा। ल्यूवेनहॉक ने ईस्ट को खोजा था। तो ध्यान दीजिएगा, बडिंग ईस्ट क्या है? तो बडिंग ईस्ट एक प्रकार का फफूंद है। ऑप्शन नंबर सी कवक। अब कवक से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन है कि कवक का जो अध्ययन कहता है ये क्या कहलाएगा? तो कवक का अध्ययन करना माइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। माइकोलॉजी। कवक क्या होते हैं? तो कवक सेप्रोफिटिक होते हैं, जिसे हम लोग मृतोपजीवी कहते हैं। तो सभी जो कवक होंगे ये मृतोपजीवी होंगे। मृतोपजीवी या फिर इन्हें हम लोग नाम दे सकते हैं सेप्रोफाइट का। तो सेप्रोफाइट होते हैं सारे के सारे फंगस। फंगस से जुड़े हुए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में आएगा। एक नाम और आपको बताया है कि शैवाल और कवक का एक सहजीवी संबंध बनता है। शैवाल और कवक का एक सहजीवी संबंध बनता है, सिम्बायोटिज्म। और इसे हम लोग लाइकेन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं प्यारे दोस्तों? लाइकेन के नाम से जानते हैं। तो लाइकेन एक सिम्बायोटिज्म है किसका? एल्गी और फंगस का। ये भी आपको फोकस करना है। तो कवक क्या होते हैं? मृतोपजीवी होते हैं या सेप्रोफिटिक होते हैं, या हम लोग देखेंगे इसका अध्ययन करना माइकोलॉजी है और इसके जनक माइकेली माने जाते हैं। तो बडिंग ईस्ट फफूंद कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में है कि निम्नलिखित धातु में से कौन सा धातु पैकेट्स में नहीं रखा जा सकता? पैकेट में नहीं रखे जाने वाली धातु कौन है? अब यहां पर ऑप्शन है एल्यूमिनियम, लोहा, सोडियम और इनमें से कोई नहीं। देखिए, अगर आपने हल्का केमिस्ट्री भी पढ़ा है तो आप ऐसे प्रश्नों का जवाब बड़ी आसानी से दे सकते हैं। देखिए, यहां अगर हम देखें एल्यूमिनियम और लोहा, इन सभी का सिंबल हम लोग लिख लेते हैं एल्यूमिनियम Al, और आयरन को हम लोग बोलते हैं Fe, क्योंकि इसे लैटिन भाषा में फेरम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? फेरम के नाम से। सोडियम को हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम को हम लोग Na के नाम से जानते हैं। आपको ध्यान रखना है कि सोडियम का संकेत Na है, परमाणु क्रमांक इसका 11 है, 11 है। और सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, न कि पैकेट में। कहां रखते हैं सोडियम को? मिट्टी के तेल में, क्योंकि ऑक्सीजन से क्रिया करके ये एक उष्माक्षेपी रिएक्शन देती है, आग लग जाती है, पानी में भी आग लग जाती है। इसलिए इसको कहां रखते हैं? केरोसिन के अंदर रखते हैं, मिट्टी के तेल में रखते हैं। तो इसका पैकेट में नहीं रखा जा सकता। तो सही जवाब हमारे लिए इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम। सोडियम हमारे लिए सही जवाब है। एक बहुत ही ज्यादा क्रियाशील धातु है दोस्तों। प्रीवियस क्वेश्चन में एक छोटी सी चीज और आपको ऐड कर लेना है कि दो मेटल में आपको बता रहा हूं, एक है पोटेशियम, एक है पोटेशियम और एक है सोडियम। इन दोनों को हम लोग अति क्रियाशील धातु के नाम से जानते हैं। ये मोर रिएक्टिव मेटल है। अति क्रियाशील धातु इन्हें कहा जाता है। ये मोर रिएक्टिव मेटल है, यानी पोटेशियम सोडियम से भी अत्यधिक क्रियाशील है। और सोडियम की तरह इसे भी हम मिट्टी के तेल में ही रखेंगे जहां ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। चलिए दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूध को दही में कौन बदलता है? तो मैंने कई बार ये क्वेश्चन करवा दिया है, कई क्वेश्चन रिपीटेड भी होंगे। आपकी शिफ्ट में ऐसा भी होगा कि जो अगली शिफ्ट में आया है या फिर पिछली शिफ्ट में कहीं आया है, वो प्रश्न भी आपकी शिफ्ट में आएगा दोस्तों। तो रिपीटेशन एग्जाम्स में होता ही रहता है। दूध को दही में परिवर्तित कौन करता है? तो ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस, माइक्रोकोकस या फिर स्टेफिलोकोकस या फिर सुडोमोनास। अब देखिए, दूध को दही में अगर हम लोग देखें तो दूध को दही में बदलने के लिए एक जीवाणु जिम्मेदार होता है, एक बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है जो इसकी किण्वन प्रक्रिया में भाग लेता है। इसका नाम है लैक्टोबैसिलस बेसिलाई। लैक्टोबैसिलस बेसिलाई नाम का बैक्टीरिया, पूरा नाम लिखे आप लोग, लैक्टोबैसिलस बेसिलाई नाम का जीवाणु। दोस्तों, इस बैक्टीरिया की वजह से जो दूध होता है वो दही में परिवर्तित हो जाता है। अब दूध का दही में परिवर्तन एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, एक टाइप का केमिकल चेंजेस है, रासायनिक परिवर्तन होगा। दूध को दही में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। ध्यान दीजिएगा। तो लैक्टोबैसिलस बेसिलाई ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब होगा। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज शर्करा। और दही में एसिड होगा लैक्टिक एसिड। ध्यान दीजिएगा इन क्वेश्चन पर। दूध का पीएच वैल्यू, दही का पीएच वैल्यू आपको सभी पता होना चाहिए। ये प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग देख लेते हैं। इनमें से इन निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ बिजली का सुचालक नहीं है? बिजली का सुचालक होना और कुचालक होना। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सुचालकता यानी कि कंडक्टेंट या कंडक्टिविटी, और एक होती है बैड कंडक्टर या इंसुलेटर। तो सुचालक
और कुचालक, ये दो नाम होते हैं। मैंने आपसे कहा है कि चांदी विद्युत की सर्वोत्तम चालक धातु है। चांदी विद्युत की सर्वोत्तम चालक हम देख सकते हैं। चांदी अगर देखें तो सर्वोत्तम चालक धातु मानी जाती है, ये बात आपको समझना है। अब सर्वोत्तम चालक धातु है चांदी, ये क्यों है? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है। मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या सर्वाधिक होती है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होने की वजह से, सबसे ज्यादा होने की वजह से चांदी क्या होगी? तो चांदी यहां पर देखेंगे गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होगी। चांदी को हम सर्वाधिक या सर्वोत्तम चालक धातु के नाम से जानते हैं। चांदी को सर्वोत्तम चालक धातु के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। कुचालकता में क्या होगा? तो कुचालकता में मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। जिन पदार्थों में फ्री इलेक्ट्रॉन का अभाव रहता है, वो यहां पर हम लोग देखेंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन जिनमें नहीं होंगे वो कुचालक माने जाते हैं। ये लिख दीजिएगा दोस्तों, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाना, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाना। तो क्या आपको एक बात का जवाब मिला कि चांदी और सोना विद्युत और उष्मा का सर्वोत्तम चालक क्यों है? क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या काफी ज्यादा है। तो सही जवाब हमारे लिए यहां पर हो जाएगा। देखते हैं हम कौन सुचालक नहीं है। तो क्या लकड़ी के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। प्लेटिनम सुचालक है, स्टील भी सुचालक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लकड़ी। लकड़ी कुचालक होगा, यहां पर ध्यान हमें देना है। क्वेश्चन नंबर 6, छोटी चेचक के कारण होता है, यानी कि छोटी चेचक आप लोगों ने पढ़ा है, जो चेचक है एक स्मॉल पॉक्स होता है और एक चिकन पॉक्स होता है। तो यहाँ पर चिकन पॉक्स के बारे में आपसे पूछा है। देखिए चेचक क्या होता है? तो चेचक दोस्तों बड़ी माता होती है, बड़ी माता यानी कि स्मॉल पॉक्स। तो चेचक का जो टीका था, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो चेचक के टीके की खोज की गई थी एडवर्ड जेनर के द्वारा। किसके द्वारा? एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके की खोज की गई थी। ये विश्व का प्रथम टीका माना जाता है, विश्व का प्रथम टीका। चेचक का टीका कौन हो जाएगा? विश्व का पहला वैक्सीन या प्रथम टीका माना जाता है, प्रथम टीका माना जाता है, और एडवर्ड जेनर के द्वारा इसकी खोज मानी जाती है। अब छोटी चेचक के कारण किसके द्वारा? तो ये दोनों बीमारी, छोटी माता और बड़ी माता दोस्तों, वायरस की वजह से होती है, यानी कि विषाणु के कारण होती है। तो विषाणु इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम मूव करने वाले हैं। क्वेश्चन है प्रोटॉन का आवेश बताइएगा। तो आपने पढ़ा होगा एक परमाणु संरचना। अगर परमाणु के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो मैं तीनों के बारे में आज आपको समझाने वाला हूं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोस्तों, ये तीन वो फंडामेंटल पार्टिकल्स है जिनकी वजह से परमाणु का निर्माण हुआ। एक एटम के अंदर ये तीनों पार्टिकल पाए जाते हैं। परमाणु जिसकी थ्योरी अविभाज्य कण की दी थी, किसके द्वारा? जॉन डाल्टन के द्वारा। तो जॉन डाल्टन ने परमाणु को एक अविभाज्य कण माना था। इलेक्ट्रॉन जिसे सिंबल ई हम दर्शाते हैं और इसके ऊपर चार्ज होता है माइनस, प्रोटॉन जिसे पी से डिनोट करते हैं, इसके ऊपर चार्ज होता है प्लस, और न्यूट्रॉन जिसे हम लोग एन से डिनोट करते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या हुआ? नेगेटिव चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के ऊपर चार्ज क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज। तो प्रोटॉन का आवेश हमसे पूछा गया, धनात्मक चार्ज होगा। दोस्तों अगर यहां पर वैल्यू पूछ लिया जाता न्यूमेरिक डाटा, तो इसका क्या होगा? तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर हम बात करें तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा? तो आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। आवेश का एसआई यूनिट क्या होगा? तो एसआई यूनिट इसका कूलाम हो जाएगा। दोस्तों विशेष ध्यान देने वाली बात है जो आपको कॉपी में नोट कर लेना है। ये पिछली बार आ चुका है आपके एक्सेप्ट में कि आवेश का एसआई यूनिट क्या होता है? तो कूलाम होता है। अगला हम लोग देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। वही एक प्रोटॉन के चार्ज की अगर हम बात करें तो इसी चार्ज को आपको पॉजिटिव रख देना है, प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये जो चार्ज नजर आ रहा है दोस्तों, किसका चार्ज है? ये प्रोटॉन का चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। आपको समझना है एक न्यूट्रॉन के ऊपर क्या आवेश होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि ये एक आवेशहीन या उदासीन कण माना जाता है। कौन? न्यूट्रॉन। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन आवेशहीन होता है या उदासीन होता है। आवेशहीन या फिर आप इसको उदासीन के नाम से भी जान सकते हैं। दोस्तों इनके द्रव्यमान भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि इनका मास क्या होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यहां से बनेगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी, जे थॉमसन के द्वारा। प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो गोल्डस्टीन के द्वारा प्रोटॉन की खोज की गई थी।
और वही अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो जेम्स चैडविक, नाम इसमें आपने सुना होगा, तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। क्या आपको यहां से इतनी जानकारी समझ में आई? दोस्तों देख लीजिएगा, यहां से प्रश्न जरूर जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए बहुत अच्छे से ये कंटेंट आप लोगों के बीच में है, इसे आप अपने नोट्स में जरूर लिख लें, एक बार रिकॉल भी जरूर कर ले। तो आवेश को लेकर मैंने आपको धनात्मक आवेश प्रोटॉन के ऊपर बताया और खोजकर्ता और आवेश मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझा दिए हैं। अगला क्वेश्चन 8th क्वेश्चन है कि पौधों में पाए जाने वाले जाइलम, यहां पर बोला गया है जाइलम इनमें से कौन सा कार्य के लिए जिम्मेदार माना जाता है? तो आपने जाइलम का नाम जरूर सुना होगा दोस्तों। ये जाइलम क्या होता है? तो एक प्रकार के वेस्कुलर टिश्यू होते हैं। दो प्रकार के वेस्कुलर टिश्यू हमारे प्लांट में होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। और मैंने थ्योरी क्लासेस में दोस्तों ऑफलाइन बेसिस में बहुत अच्छे से इनको समझाया है, एक बार आप रिकॉल जरूर कर ले, क्योंकि सारी चीजें रिविजन से बनेगी दोस्तों। और अभी जो समय है ना, नया पढ़ने का बिल्कुल भी नहीं है, आप ये गलती ना करें, आपको रिविजन करना है। जितनी भी पुरानी चीजें आपने पढ़ी है आप उन्हें पहले कंप्लीट कीजिए, उन्हें समेटिए, वो आपके माइंड में होना चाहिए। आप नए के चक्कर में पुराने छोड़ दोगे दोस्तों, रिजल्ट आपका बिगड़ सकता है। मैं नहीं चाहता हूं, आपने बहुत मेहनत की है, अगर आप यहाँ हमारे पास नहीं भी पढ़े और दोस्तों आप नए हैं अगर इस चैनल पर, तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा, आपने जहां किसी से भी पढ़ा हो, आप प्लीज उस कंटेंट का रिवीजन जरूर करें, क्योंकि रिवीजन से आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। दोस्तों जाइलम की हम बात कर रहे हैं, जाइलम क्या करता है? तो जाइलम का प्रमुख काम होता है जड़ों से जल को और खनिज लवण को पौधों के ऊपर भागों तक पहुंचाना। जल से खनिज लवण और जल को ऊपरी भागों तक पहुंचाना। एक और हमारे पास होता है वेस्कुलर टिश्यू जिसका नाम होता है फ्लोएम, और फ्लोएम का काम होता है पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना। पत्तियों से भोजन को विभिन्न भागों में पहुंचाना, अलग अलग भागों में पहुंचाने का काम कौन करता है? फ्लोएम करता है। तो जैसे हमारे अंदर धमनी और शीरा, आर्टरी और वेंस होती, तो आर्टरी का काम शुद्ध रक्त को बहाना और वेंस का काम होता है इम्प्योर ब्लड को सप्लाई करना। तो वैसे पौधों में जाइलम क्या करता है? जड़ से पानी को ले जाता है, और फ्लोएम क्या करता है? पत्तियों से भोजन को ऊपर की तरफ ले जाता है, नीचे की तरफ ले जाता है। तो जाइलम का काम पानी के परिवहन के लिए, तो दोस्तों पहला ही ऑप्शन हमें सही दिख रहा है, पानी के परिवहन के लिए। आहार के लिए फ्लोएम मैंने आपको बता दिया है। अमीनो एसिड्स के परिवहन के लिए या ऑक्सीजन के परिवहन के लिए, तो दोस्तों मैंने सही जवाब आपको पानी यहां से बता दिया है, आपको ध्यान रखना है। केशिकत्व की प्रक्रिया होती है, केशिकत्व की घटना की वजह से जो पानी है वो खनिज तत्व है वो ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम लोग, कौन सी धातु विद्युत चुंबक बनाने में उपयुक्त है? यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है या इलेक्ट्रिक मैग्नेट होती है, इस विद्युत चुंबक को बनाने में इनमें से कौन से धातु का उपयोग किया जाता है? आपके बीच में ऑप्शन है कच्चा लोहा या फिर स्टील या फिर तांबा। स्टील क्या होता है? आयरन प्लस कार्बन। अब दोस्तों अगर हम लोग चुंबक की बात करें तो आपने एक क्षण चुंबक के बारे में अच्छे से पढ़ा है कि क्षण चुंबक में दो पोल होते हैं, एन और एस। और एग्जाम में यह भी पता होना चाहिए, एक क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण यहां से आता है कि किसी क्षण चुंबक को यदि वायुमंडल में स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो वो किस दिशा में जाकर ठहरेगी? तो हमारे पृथ्वी के जो दो पोल है उत्तर और दक्षिण, तो उत्तर और दक्षिण दिशा में जाकर ये ठहरेगी, इसका जो मुंह होगा वो उत्तर और दक्षिण में होगा। ये दो पोल होते हैं नॉर्थ और साउथ। आपको पता है चुंबक का अधिकतम जो चुंबकत्व होता है, मैग्नेटिज्म, वो पोल पर होता है। इन दोनों पोल्स पर मैग्नेटिज्म इक्वल होगा दोस्तों, और बीच में मैग्नेटिज्म को डाउन माना जाता है, इतना ध्यान देना है। अब अगर हम लोग बात करें तो एक कंपाउंड आपको यहां से लिखना है Fe3O4, जिसे हम लोग मैग्नेटाइड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मैग्नेटाइड के नाम से जानते हैं। और यही मैग्नेटाइड प्राकृतिक चुंबक के नाम से भी जाना जाता है। तो नेचुरल मैग्नेट किसको कहते हैं? प्राकृतिक चुंबक किसको कहते हैं? तो मैग्नेटाइड को कहते हैं। दोस्तों प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया चुंबक है। अब जैसे क्षण चुंबक ये कृत्रिम चुंबक माना जाता है दोस्तों, है ना। अब यहां तो पूछा गया है कि विद्युत चुंबक बनाने में कृत्रिम चुंबक होगा, तो इसमें हम लोग यूज करते हैं कच्चा लोहा। क्या यूज करेंगे? कच्चा लोहा का उपयोग करेंगे। कच्चा लोहा क्या बनाया जाएगा? इससे विद्युत चुंबक का निर्माण किया जाएगा। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न एग्जाम में आ जाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि लोह चुंबकित पदार्थ क्या होते हैं? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किसको बोलते हैं? लोह चुंबकित पदार्थ का नाम क्या है? तो लोह चुंबकित पदार्थ किसे कहेंगे? तो यहाँ पर आयरन, कोबाल्ट और निकल,
आयरन, कोबाल्ट, निकल को फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये चुंबक की दिशा में यानी उसकी सेम डायरेक्शन में अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए इसको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के नाम से जाना जाता है। तो इतनी जानकारी इस प्रश्न में आपको समझ में जरूर आई होगी। चलिए, फिजिक्स का एक बहुत ही प्यारा प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन पर कि ओम्स का नियम क्या है, ओम्स लॉ आप लोगों को बताना है। तो ओम्स ने कौन सा नियम दिया था दोस्तों? ओम्स का नियम आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो ओम्स है, ओम्स लॉ क्या बोलता है? तो ओम्स लॉ बोलता है कि यदि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में इसकी फिजिकल स्टेट को चेंज ना किया जाए, अब कोई भी एक विद्युत परिपथ है, अगर उसकी भौतिक अवस्था को हम लोग ना बदले तो उसकी भौतिक अवस्था जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गया, तार की प्रकृति हो गया, अगर हम लोग ये ना बदले तो उस परिपथ में उत्पन्न जो विभवांतर होगा, विच मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माना जाएगा उसमें बहने वाले करंट के। यानी V समानुपाती I। V क्या है? विभवांतर है, आपको लिख लेना अपनी कॉपी में, और I क्या है? धारा। अब जब ये हम समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट हमें यूज करना पड़ेगा, और यहाँ कांस्टेंट आ जाएगा R। यहाँ R क्या है? तो दोस्तों R एक प्रकार का रेजिस्टेंस है, यानी कि प्रतिरोध है, और इस प्रतिरोध का SI मात्रक क्या हो जाएगा? तो इसका SI मात्रक हो जाता है दोस्तों ओम। क्या हो जाता है? ओम। इसे हम लोग इस तरीके के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंटली ध्यान देना है। प्रतिरोध है क्या? धारा के मार्ग में एक प्रकार की रुकावट। अगर चालकता कम है तो प्रतिरोध किसी तार का क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। दोस्तों ध्यान देना है। तो ये V इज इक्वल टू आर आई, ये लिख दीजिएगा, छपने वाला प्रश्न है। मैंने कहा ये VVIP क्वेश्चन यहाँ से बनता है, एग्जाम में बनेगा। V इज इक्वल टू आर आई, ये क्या है? R यहाँ पर क्या है? तो R रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, धारा I है, और यहाँ से V है। अब अगर प्रतिरोध का मान आपको यहाँ से निकालना है तो आप क्या करोगे? V अपॉन I करोगे, यानी ये हो जाएगा विभवांतर, और ये आ जाएगा आपका क्या? विद्युत धारा, यानी वोल्ट और एम्पियर। तो विद्युत धारा का SI यूनिट एम्पियर होगा, और विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होगा, और धारा का हो जाएगा ओम हो जाएगा। तो इतनी सारी जानकारी आपको यहाँ से क्लियर होगी। तो V इज इक्वल टू आई आर या आर आई, तो पहला ही प्रश्न, पहला ही ऑप्शन हमारे लिए हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न जरूर देखने को मिले फिजिक्स में। मैंने आपसे कहा है विद्युत धारा, ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाश, और साउंड, साउंड हो गया, दाब जैसे टॉपिक। इसके बाद में आप लोग अगर हम देखें तो मैकेनिकल फिजिक्स में आप लोगों को फोर्स एंड मोशन बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। न्यूटन के सारे नियम बहुत अच्छे से पढ़ लो। मैं फिर बोल रहा हूं आपको, मुझे आप याद करोगे, मैंने ये बोला है कि आप यहां से पेपर बनते हुए देखोगे, पहली शिफ्ट में आप पूरा पेपर अपना इन 40 प्रैक्टिस सेट से मैच कर लेना। मैं यहां पर खड़ा हूं, आप मुझे बोलना, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना बाद में कि सर जो आपने पढ़ाया पेपर में वही आया। मैं बोल रहा हूं दोस्तों, तो इसलिए अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो V इज इक्वल टू आई आर, इसका सही जवाब हमारे बीच में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कब होता है? सोलर इक्लिप्स की स्थिति आपको बताना है। सोलर इक्लिप्स कब होगा? दोस्तों हम लोग अच्छे से समझा था हमने एक बार। मान लीजिए ये अर्थ है, और इस अर्थ का रोटेट करते हुए कौन पाया जाता है? मून। इस अर्थ का रोटेशन मान लीजिए मून कर रहा है, और यहां से सन है। जब इस सन और अर्थ के बीच में ये मून आ जाए, जिससे सन का प्रॉपर हिस्सा हमें नहीं दिखाई देता, या इसका जो प्रकाश है हमारे अर्थ पर नहीं पहुंच पाता, तो इस वजह से सूर्य ग्रहण हो जाता है। क्या हो जाता है? सूर्य ग्रहण। और चंद्र ग्रहण की स्थिति कब होती है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी का कुछ भाग आ जाए। तो चंद्रमा, या फिर इसको हम लोग लूनर इक्लिप्स के नाम से जानते हैं, और ये सोलर इक्लिप्स हो जाएगा। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए वर्ष में एक बार, जब चंद्रमा अपनी पूरी अवस्था में हो, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए। बिल्कुल सही है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए। और जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए, तो पृथ्वी आएगी तो लूनर इक्लिप्स होगा, चंद्र ग्रहण होगा, और हमसे यहाँ सूर्य ग्रहण की बात की है। दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम में जरूर आएगा। चलिए इसको नोट करते चले, है ना। आलसी तो नहीं आ रही है आप लोगों को लिखने में, तो नोट्स बनाते चले दोस्तों। हम भी यहाँ बिल्कुल आलस नहीं कर रहे हैं आपको पढ़ाने में, हर एक चीज आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा रहे हैं। बिजली के बल्ब को भरने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत क्यों पड़ती है? दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब होता है इस तरीके का, और इस बल्ब में अगर हम लोग देखें तो इस बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है, और साथ में नाइट्रोजन गैस भी जरूर भरी जाती है। अब जरूरी है कि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है वो वैक्यूम बनाना है, और वैक्यूम बनाना है तो यहाँ पर फोर्थ स्टेज ऑफ मैटर यानी प्लाज्मा पैदा होती है, और प्लाज्मा की वजह से ही जब विद्युत धारा पैदा होती है तो ये चमक पैदा होती है। तो बल्ब का जो चमकना होता है ना, वो इस प्लाज्मा स्टेज की वजह से होता है। प्लाज्मा अवस्था पदार्थ की फोर्थ स्टेज मानी जाती है।
अब ये आर्गन और नाइट्रोजन भरे जाने की वजह यह है कि जो इसमें फिलामेंट होता है, अगर हम लोग देखें इस फिलामेंट को, तो दोस्तों ये जो फिलामेंट होता है किसका होता है? टंगस्टन का। किसका बना होता है? टंगस्टन का। तो ये भरे जाने की वजह यह है कि टंगस्टन को ऑक्सीकृत होने से बचा लेते हैं या ऑक्सीडाइज होने से बचा लेते हैं। टंगस्टन को ऑक्सीकृत होने से रोकते हैं, ऑक्सीकृत होने से रोकते हैं। बस इसी की वजह से इसके अंदर जो नाइट्रोजन है और आर्गन है वो अक्रिय गैसें के रूप में भरी जाती है। जैसे आपने पढ़ा है कि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है, पर दोस्तों ये किस रूप में है? ये इनर्ट फॉर्म में है, ये अक्रिय रूप में मानी जाती है, ये इनर्ट फॉर्म में पाई जाती है, ये रिएक्टिव नहीं होती। पौधे अगर ये रिएक्टिव होती तो इसको सीधा ग्रहण करते हैं, पौधे इसलिए इसको नाइट्रेट के फॉर्म में बदलते हैं, नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में, और ग्रहण करते हैं अपने अंदर। अब ये बल्ब को अधिक प्रकाशित बनाता है, नाइट्रोजन से ऐसा कुछ नहीं होता। जलन अवरोध, दोस्तों यही वो चीज है, जलन का मतलब है कि ये जो टंगस्टन होगा ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ये जलेगा नहीं और हमें ये प्रकाश देगा। कई बार आपने देखा है कि बल्ब की जो बत्ती होती है वो सही होती है पर उसमें कालापन आ जाता है। इसकी प्रमुख वजह मानी जाती है कि टंगस्टन क्या हो चुका है? ऑक्सीडाइज हो चुका है। ये आपको समझना है। तो दोस्तों 12 क्वेश्चन के लिए सही जवाब हम लोग देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा ऐसा रोग है जो अनिवार्य लसीकरण की वजह से खत्म हो जाता है? अब दोस्तों ये नया टर्म आपको दिख रहा है, लसीकरण को हम बोलते हैं वैक्सीनेशन, और वैक्सीनेशन यानी कि इसका नाम हो जाता है टीकाकरण। टीके लगवाए जाते हैं, वैक्सीनेशन होता है ना, जब जैसे कोरोना के टाइम पे वैक्सीनेशन हुआ था, आप सभी ने लगाया होगा, तो लसीकरण को टीकाकरण ही कहा जाता है। अब टीकाकरण प्रोग्राम क्यों किए जाते हैं दोस्तों? तो टीकाकरण कई ऐसी बीमारियां जिनमें टीकों की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, तो किसको ठीक किया जा सकता है? लसीकरण की वजह से खत्म कर दिया गया है, यानी पूरी तरीके से इस बीमारी को विलुप्त कर दिया गया है टीकाकरण की वजह से। तो मैं आपको बता दूं, पोलियो ऐसी बीमारी है जिसके पेशेंट अब नहीं मिलते, क्योंकि ये पूर्णतः खत्म हो चुकी है बीमारी। किसकी वजह से? टीकाकरण प्रोग्राम की वजह से। अब दोस्तों पोलियो के लिए टीकाकरण प्रोग्राम 2 बूंद जिंदगी की, आप सभी को पता है कि इसमें 0 से 5 वर्ष के बच्चों को 2 बूंद पिलाई जाती है, और पोलियो वायरस से होने वाली एक बीमारी है। अब ये सभी आपको पता होना चाहिए। स्मॉल पॉक्स जिसे हम लोग चेचक कहते हैं, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में इसको समझा दिया, वायरस से होने वाला रोग है। पोलियो भी एक वायरस से होने वाला रोग है। हेपेटाइटिस अगर हम बात करें तो हेपेटाइटिस भी लिवर से संबंधित है, ये भी एक वायरस से होने वाला रोग है, हेपेटाइटिस वायरस से होता है। और चिकन पॉक्स, ये एक बड़ी माता छोटी माता इसको हम बोलेंगे, छोटी माता, और ये भी किससे होगा? तो छोटी माता नाम की बीमारी भी वायरस से होने वाला रोग माना जाता है। दोस्तों इतनी सारी जानकारी यहां से आपको क्लियर जरूर हुई होगी। सही जवाब हो जाएगा पोलियो। अगला प्रश्न आपके बीच में, संतुलित आहार में क्या होते हैं? एक बैलेंस डाइट किसको बोला जाता है? बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार। तो क्या उस बैलेंस डाइट में प्रोटीन होना चाहिए ओनली, या विटामिन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, या सभी? तो आप सभी लोग जानते हैं कि एक संतुलित आहार उसी को कहेंगे जिसमें उचित मात्रा में प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सभी प्रॉपर वे में मिले, उसी को हम लोग संतुलित आहार के नाम से जान सकते हैं। सही जवाब हो जाएगा इसमें ये सभी। आप सभी लोग अच्छे से ध्यान दें। आज का अंतिम प्रश्न है कि जलाने में सहायक गैस कौन सी है? यानी कि जो आग लगाती है, जिसकी वजह से दहन की प्रक्रिया होती है, तो इसमें ऑप्शन में है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, या इनमें से कोई नहीं। आप सभी जानते हैं कि प्रकृति में कोई भी पदार्थ बिना ऑक्सीजन के नहीं जल सकता, तो ऑक्सीजन एक जलाने में सहायक गैस मानी जाती है। दोस्तों मैंने आपको आज प्रैक्टिस सेट 37 पढ़ा दिया है, 37 पढ़ा दिया है। जितना पॉसिबल हो पाता है मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आऊंगा दोस्तों, और भी। पर मैं आपको एक वादा करता हूं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और भी करता हूं कि जितनी क्लासेस मैंने पढ़ाई है दोस्तों, उसी में से आपके पेपर का काम हो जाएगा। पेपर सीधा सीधा वहीं से बनेगा, इसलिए लापरवाही ना करें। जितनी क्लासेस मैं पढ़ा चुका हूं उतनी क्लासेस व्यवस्थित तरीके से आप पढ़ लें। डेली बेसिस पर रवि सर की स्टैटिक जीके की क्लासेस चल रही है, उनका फायदा आपको बहुत ही ज्यादा मिलने वाला है। बिल्कुल लापरवाही ना करें, वो क्लास जरूर देखें। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट 38 प्रैक्टिस सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखें, बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई चलने दें दोस्तों, टाइम को बिल्कुल बचा के रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।